नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट और अदर पाथवेज। इससे पहले हम इस चैप्टर का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और आज की वीडियो क्लास जो आपके लिए वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। तो अपन अब चलते हैं अपने आज के इस सेशन में। पहला जो टॉपिक है अपने पास वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम अपन ने बोल दिया इसको ईटीएस। तो नाम से पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो अपन उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और सिस्टम के तहत ये मूवमेंट हो रहा है इसलिए इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। साथ ही साथ इसको एक और नाम से जानते हैं और वो है इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होना। तो हम क्यों एटीपी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं उसको समझते हैं। देखो, हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल्स के अंदर ये देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपने पास 2 एटीपी का नेट प्रोडक्शन हो रहा था और क्रेब साइकिल के अंदर अपने पास एक जीटीपी बन रही थी, तो टोटल 2 जीटीपी बन रही थी जब 2 बार क्रेब साइकिल चलता है। तो इस प्रकार अपने पास जो डायरेक्ट एटीपी है वो कितनी बनी, 4 बनी, क्योंकि जीटीपी एटीपी इक्वल है। तो अपने पास डायरेक्ट 4 एटीपी बनी। लेकिन हमने तो बैलेंस शीट के अंदर ये देखा था कि अपने पास 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो बाकी जो बची हुई 34 एटीपी है वो कहाँ से आई? तो वो बाकी बची हुई 34 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब साइकिल में जब हमने देखा था NADH2 का और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो वो NADH2 और FADH2 एक सिस्टम के थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो एटीपी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके ऑक्सीडेशन से अपने पास बची हुई 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अपना मेन टारगेट क्या हो गया? अपना टारगेट ये हो गया कि अपन को NADH2 और FADH2 का एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर ऑक्सीडेशन करवाना है। जब ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो अपने पास जो एनर्जी करेंसी है वो आ जाएगी। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अपन ने क्यों बोला। अपन ने ये बोला कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अपन जब इक्वेशन देख रहे थे रेस्पिरेशन की तब हमने बोला था C6H12O6 + 6O2। अपन ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ लिया, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन भी पढ़ लिया, क्रेब साइकिल भी पढ़ लिया, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। तो ये वाली प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा और अपने पास वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली अपने पास 2 टारगेट रहेंगे यहाँ से। एक तो वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ NADH2 और FADH2 का किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मैंने यहाँ पर एक सेल बना दी है और इस सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जिसके अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और ये पायरुविक एसिड चला गया इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक सिस्टम फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये इसका मैट्रिक्स हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन। अब ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर इस पोर्शन को मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, थोड़ा सा जूम कर दिया। अब ये पोर्शन क्या है, यहाँ से देखें तो वही बात सारी, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इसका मैट्रिक्स, ये इसका मैट्रिक्स। अब देखो इसकी 2 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, P फेस और एक N फेस। ये इनर मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो मैट्रिक्स की तरफ है उसको अपन ने बोल दिया N फेस। एक्चुअली ये इस तरीके से रहता है। तो इसका जो पार्ट मैट्रिक्स की तरफ है उसको अपन ने N फेस बोल दिया, जो पार्ट इसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ है। अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के भी नाम से उसको जानते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ है उसको अपन ने बोल दिया P फेस। इसके अंदर देखो 5 कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कॉम्प्लेक्स क्यों बना रखे हैं और इनका क्या रोल है। देखो
ये वाली जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक कैरियर से दूसरे कैरियर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, एक कैरियर से दूसरे कैरियर की ओर मूव करेगा। अब इसी डायग्राम को जब यहां पर देखते हैं अपन इस बात को समझने के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा देखना। ये मैंने क्या किया, इस पोर्शन को यहां से ले लिया, देखो ठीक है। अब ये पोर्शन मैंने यहां से इसको जूम करके इस तरीके से बना दिया। दो आपको इसमें मेम्ब्रेन दिख रही है, आप इस तार के दोनों पार्ट को देख सकते हो। ये वाला पोर्शन इसका मैट्रिक्स है। अब इस पोर्शन को आप इधर लेके आओ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको दोनों मेम्ब्रेन दिख गई और इधर जो पोर्शन आ गया वो आ गया मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फिगर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि ये पोर्शन इसका मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये वाला आ गया। तो आप जब इनको अच्छी तरीके से समझ पाओगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो अपने को क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन का क्या कराना है, मूवमेंट करवाना है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बने अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेज में होता है। कॉम्प्लेक्सेज कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स यहां पर हो गए। इसके अंदर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये कॉम्प्लेक्स 5th, ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और उसकी वजह से अपने पास क्या होगा, साथ ही साथ प्रोटॉन का मूवमेंट होगा और इन प्रोटॉन के मूवमेंट से क्या बनेगा अपने पास, एटीपी। अब इन कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं हम साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से तभी समझ में आ पाएंगे जब आप इस फिगर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि अंदर की साइड में क्या नेगेटिव चार्ज है और ये क्या हो गया, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ तो हो गया अपने पास पॉजिटिव चार्ज और मैट्रिक्स की तरफ हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है जिसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। ये चार्ज का जो डिफरेंस हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट हुआ जिसको अपन बोलते हैं पीएमएफ। अब ये पीएमएफ क्यों जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जिसको अपन ने बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल ईसीजी, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से एक फोर्स जनरेट हुआ जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटॉन अंदर कम थे और बाहर ज़्यादा थे, उनको एक चैनल की ज़रूरत पड़ी और उन चैनल को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेज। उन चैनल को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अपने पास इस तरीके से इन प्रोटॉन को कहाँ से, मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ लाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, अंदर के प्रोटॉन को इस मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ लाएंगे। फिर ये जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है जब अंदर की ओर जाएंगे वापस से, क्योंकि बाहर जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अंदर से बाहर जब आएंगे तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी और ये जब अंदर से जब ये बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो अपने पास क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्रक्रिया चलती है, अब ये जो प्रोसेस चलती है, इस प्रोसेस के अंदर अपने पास 5 कॉम्प्लेक्स का रोल आ रहा है। उन 5 कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर NaDH2 है, तो अपन को पहला टारगेट क्या है, अपने को NaDH2 को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। फिर अपन बात करेंगे किसके, FADH2 के ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर क्या हुआ, NaDH2 आया, NaDH2 ने अपने जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए FMN को, FMN से इलेक्ट्रॉन चले गए आयरन सल्फर को, आयरन सल्फर से यूबी क्विनोन को, यूबी क्विनोन को जब इलेक्ट्रॉन मिले तो ये यूबी क्विनोन क्या होगा, रेड्यूस हो गया। फिर इसने साइटोक्रोम बी को दे दिया, ये आयरन सल्फर को दे दिया, फिर यूबी क्विनोन को दे दिया। ये यूबी क्विनोन वापस से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। याद रखना रेड्यूस यूबी क्विनोन को अपन क्या बोलते हैं, यूबी क्विनोल बोलते हैं। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले साइटोक्रोम C1 को और ये साइटोक्रोम C के पास गए फिर इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम A1 A3 के पास गए और फिर जो इलेक्ट्रॉन गए वो किसके पास गए,
हाफ ऑक्सीजन के पास में, तो अपने पास किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये चल क्या रहा है, देखो इस प्रोसेस के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वो होते हैं जो एक तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी आ सकते हैं और रेड्यूस फॉर्म में भी आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे तो रेड्यूस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर काम करेंगे। और इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे तो अपने पास प्रोटॉन का मूवमेंट होगा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की ओर। बट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा इन कॉम्प्लेक्सेज का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम में काम करेंगे और सिस्टम में प्रोटॉन का मूवमेंट मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ये 5 कॉम्प्लेक्सेज हैं कौन से और उनका किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल है। देखो यहाँ पर आपको दिखे रहेंगे, पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं और वो है इसका नाम कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स या अपन बोल सकते हैं यूबिक्विनोन रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ये आ गया पहला। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोलते हैं इसके अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स आता है इसके अंदर उसको बोलते हैं हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसको एक नाम से और जानते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं यूबिक्विनोन ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम C1 रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया थर्ड। अब अपन बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। पांचवा जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए उनके साथ कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़े रहेंगे और उन प्रोस्थेटिक ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा FMN और आयरन सल्फर, FMN और आयरन सल्फर। तो ये वाला पोर्शन किससे रिलेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से। उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास सेकंड आता है, ये वाला सेकंड कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर अपने पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेंगे वो रहेगा FAD और आयरन सल्फर, FAD और आयरन सल्फर। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स अपने पास रहेगा उसके अंदर अपने पास रहेगा साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 ये इसके अंदर रहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4th है उसके अंदर रहेगा अपने पास साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3, ये अपने पास इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेंगे। इन प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर की ओर मूव करेंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, आप साथ साथ इमेज में इन कॉम्प्लेक्स के नाम देखते जाना, मैं बार बार इनको लिख नहीं रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 और 4 ये किसके अंदर पार्ट करेंगे, ये NADH2 के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये याद रखना आपको। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3 और 4 ये FADH2 के ऑक्सीडेशन में पार्ट करेंगे। अब आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि NADH2 से अपन को कितनी ATP मिलती है, एक NADH2 से 3 ATP और FADH2 से अपने को मिलते हैं 2 ATP। तो वो किस तरीके से मिलती हैं उसको अपन एक बार देखते हैं साथ साथ इसमें। अब पहला अपना टारगेट क्या है, NADH2 को ऑक्सीडाइज करना। अब हुआ कैसे ये देखो, NADH2 यहाँ पर मैट्रिक्स में है, NADH2 ये जब ऑक्सीडाइज हुआ इसने क्या किया, NAD+ में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास गए, FMN के पास। FMN एक कैरियर का काम करेगा और इसने इलेक्ट्रॉन जब ये रिसीव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस होने के बाद में जब अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, आयरन सल्फर को, तो आयरन सल्फर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और आयरन सल्फर ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिले ये क्या हो गया, रिड्यूस। रिड्यूस किसके अंदर हो गया, यूबिक्विनोन H2 के अंदर।
इसका मतलब ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। यूबिक्विनोन को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कोएंजाइम क्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको क्विनोल बोलते हैं जब ये रिड्यूस फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो हुआ क्या, इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव किए, FMN के पास आए, पहले में FMN से किसके पास गए, आयरन सल्फर के पास, आयरन सल्फर से किसके पास चले गए, यूबिक्विनोन के पास। इतना सा ये काम हो गया इसके अंदर। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि दो प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ आ गए। तो मैं यहां लिख रहा हूं दो प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ इसकी वजह से। अब जब यहां से यूबिक्विनोन आए, यूबिक्विनोन से ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी जो है उसने जैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव किया वो वापस से रिड्यूस फॉर्म में चला गया। रिड्यूस फॉर्म में जाने के बाद में इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर क्या हो गया, फिर रिड्यूस फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार जब आयरन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए किसको, यूबिक्विनोन को वापस से। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चले गए यूबिक्विनोन S2 जिसको अपन बोलते हैं क्विनोल, इसके पास में। इससे चले गए इलेक्ट्रॉन किसके पास, साइटोक्रोम C1 को। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है यूबिक्विनोन से चल के जो अपने पास साइटोक्रोम C1 तक आया, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं यूबिक्विनोन से चला गया साइटोक्रोम B और ये चला गया आयरन सल्फर और फिर गया यूबिक्विनोन के पास वापस, और फिर उसके बाद में गया किसके पास, ये साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। इस प्रकार यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यूबिक्विनोन जब यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हुआ तो दो प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ। तो यहां पर अपन ने लिख दिया दो प्रोटॉन, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की ओर। अब 4 के अंदर क्या हुआ कि ये जब अपने पास साइटोक्रोम C1 रिड्यूस फॉर्म में आया, साइटोक्रोम C1 से जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दिए तो ये क्या हो गया, साइटोक्रोम C हो गया रिड्यूस फॉर्म के अंदर। इसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम A1A3 को। तो साइटोक्रोम A1A3 एक्चुअली क्या है, अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट चला वो कहां से कहां चला, साइटोक्रोम C से अपने पास साइटोक्रोम A1 साइटोक्रोम A3 के पास आया। साइटोक्रोम A1 A3 के बीच में याद रखना आपको दो रिएक्टिव सेंटर भी प्रेजेंट रहते हैं जिनको अपन Cu+1 और Cu+2 बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइटोक्रोम A1 से रिएक्टिव सेंटर Cu+1, उसके बाद में साइटोक्रोम A3 और उसके बाद में Cu+2, या इसको अपन A भी लिख सकते हैं और ये B भी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर, ठीक है। अब इस तरीके से जो ये मूवमेंट चला इलेक्ट्रॉन का वो उनके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ चल रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर आएंगे तो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। और कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर दो प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर दो प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ, और कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर दो प्रोटॉन का हुआ। तो इस तरीके से Na-DS2 को जब अपने ऑक्सीडाइज किया तो अपने पास 6 प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ। कितने प्रोटॉन का मूवमेंट हो गया, 6 प्रोटॉन का। और 2 प्रोटॉन के मूवमेंट से एक एटीपी बनती है, तो अपने पास 6 प्रोटॉन के मूवमेंट से कितनी एटीपी मिलेगी, 3 एटीपी का फॉर्मेशन अपने पास आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बात आपको समझ में आया। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये जो साइटोक्रोम C है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये साइटोक्रोम जो C है वो इस इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर। और मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, इसका मतलब ये अपना लोकेशन चेंज कर सकता है। मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, ये आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा, क्योंकि साइटोक्रोम अपने पास A3 के पास आ गए, साइटोक्रोम A3 के पास जब ये आ गए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये इन्होंने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, और HN की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया अपने पास वाटर के अंदर। तो इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो क्या हो गया, वो हो गया ऑक्सीजन।
याद रखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो होता है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से अपने ये कॉम्प्लेक्सेस देखे, किससे रिलेटेड, 1 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड और 4 से रिलेटेड। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड इससे अटैच रहता है। मैंने इन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड को अलग बनाया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड किससे रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है FADH2 के ऑक्सीडेशन से। अब ये FADH2 के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, तो अपन ने क्रेब साइकिल में देखा कि FADH2 अपने पास बन रहा था और उसके ऑक्सीडेशन को करने के लिए अपन को एक एंजाइम पे डिपेंड रहना पड़ा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, FADH2 जो है उसके फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करेगा। अब ये FADH2 क्या होगा, जब ऑक्सीडाइज होगा तब ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, यूबिक्विनोन को। ठीक है, तो आपके सामने एक इमेज दिख रही है, देखना एक बार। उस इमेज के अंदर ये दिख रहा है कि पहला कॉम्प्लेक्स और तीसरा कॉम्प्लेक्स वो आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, यूबिक्विनोन से। मतलब दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक क्या है, यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ के बीच में जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, साइटोक्रोम C से। ये साइटोक्रोम C इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड एंड फोर्थ। और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है यूबिक्विनोन को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड और थर्ड के बीच में जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, यूबिक्विनोन के बीच में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, थर्ड को देगा, थर्ड देगा किसको, फोर्थ को। तो इस कंडीशन के अंदर कॉम्प्लेक्स थर्ड से और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से अपने पास कितने प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से और फोर्थ से 2 और 2 4 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। ये देखो 4 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो है उसके अंदर किसी भी तरीके का प्रोटॉन चैनल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ETS के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में किसी प्रकार का प्रोटॉन चैनल नहीं होता है। अब ये जो थर्ड और फोर्थ है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, 4 प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ। और 2 प्रोटॉन से अपने पास 1 ATP मिलेगी, तो 4 प्रोटॉन से अपने पास 2 ATP मिलेगी। तो इस तरीके से अपने पास FADH2 से कितनी ATP मिल गई, अपने पास 2 ATP मिल गई। FADH2 2 3 से 4, फिर ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ये किस तरीके से, 1 3 और 4, ये इस तरीके से अपने पास क्या हुआ कि ATP का फॉर्मेशन हुआ। 3 ATP मिले अपने को NADH2 से और 2 ATP मिले अपन को FADH2 से। इस तरीके से अपने पास जितने भी NADH2 और FADH2 इस पाथवे से क्या होते रहेंगे, ऑक्सीडाइज होते रहेंगे। और ये सिक्वेंशियल मैनर के अंदर ये प्रोसेस चलती रहेगी और ATP का फॉर्मेशन होता रहेगा। बट इस प्रोटॉन के मूवमेंट के बाद में ATP का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके लिए अपने पास एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास रहता है 5। ये 5 कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हैं उसको देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को रिप्रेजेंट करा है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये अपने पास मेम्ब्रेन हो गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास 5 हो गया। ये तो कौन सी हो गई, अपने पास इनर मेम्ब्रेन हो गया। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको अपन बोलते हैं ATP सिंथेटेज। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ATP का सिंथेसिस करेगा। अब ATP का सिंथेसिस कैसे करेगा, देखो ATP का सिंथेसिस, इससे समझने के लिए अपन एक हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं जिसको पीटर माइचेल ने दिया था। और उसके अंदर बता रखा कि किस तरीके से प्रोटॉन का मूवमेंट होता है और प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से ATP का सिंथेसिस होता है। देखो इस डायग्राम में आपको दिख पा रहा है कि अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज है और बाहर की साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर की साइड का मतलब ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब इधर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की ओर प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। और बाहर की ओर ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। याद रखना किसी भी तरीके से जो प्रोटॉन का मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो जो H आयन की जो कंसंट्रेशन है ये अपन बता सकते हैं मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल
मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है या पीएच ग्रेडियंट है, पीएच ग्रेडियंट है, उसकी तुलना में क्या है, कम है। ये आपको याद रखना है ये बात कि एच आयन की कंसंट्रेशन या पीएच ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन की तुलना में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम है। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब तो हो गया चार्ज जो नेगेटिव है पॉजिटिव जो भी है, और पीएच ग्रेडियंट क्या है, एच आयन की कंसंट्रेशन। एच आयन की कंसंट्रेशन का रोल इनके एच आयन के अंदर से बाहर की ओर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ज़्यादा रहेगा। और यही कंडीशन अपने पास जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगी जब उसको हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको क्या बात बताई है कि जब एच आयन की कंसंट्रेशन या पीएच ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो एक फोर्स डेवलप होगा जिसको अपन पीएमएफ बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एच आयन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे बाय द यूज ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी वजह से ये अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट करेंगे। अब जब ये अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो ये स्पेस है जिसको अपन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन एच आयन की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फिर एच आयन अपने हायर कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल की ओर मूव करेंगे, तो अपने पास किसका प्रोडक्शन होगा, एटीपी का प्रोडक्शन। अब ये एटीपी किससे बनी, एडीपी और पीआई से। आपको याद इतना रखना है कि जब दो प्रोटॉन मूव करेंगे तो अपने पास एक एटीपी बनेगी। अब इसी मेम्ब्रेन के इसी पार्ट को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो अपने को मैं बताऊं यहाँ पर, तो एक पोर्शन जैसे मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लूँ यहाँ पर, तो अपने को ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इस तरीके से दिखेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स अपन को जो भी मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है वो कॉम्प्लेक्स अपन को इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पर प्रोटॉन बनते जा रहे हैं अपने पास, ये प्रोटॉन क्या होंगे फिर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आएंगे। तो ये वाला पोर्शन क्या है, मैट्रिक्स। यहाँ पर भी ये पोर्शन कौन सा हो रहा है, मैट्रिक्स का। तो जो एटीपी का प्रोडक्शन होगा वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो गया, इस मैट्रिक्स के अंदर। अब ये प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, ये करेगा कौन, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका स्टॉक या इसको बेस बोलते हैं, ये इसका हेड होता है, इसको अपन F1 पार्टिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं F0 पार्टिकल। इसको ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम में आता है। F0 को F0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होता है। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ओलिगोमाइसिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो ये काम नहीं कर पाएगा। अब ये दोनों एक साथ काम करके क्या करेंगे, प्रोटॉन का जब मूवमेंट होगा तो एडीपी और पीआई से किसका फॉर्मेशन कर देंगे, एटीपी का फॉर्मेशन कर देंगे। अब डिपेंड करेगा ये कि NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर FADH2 का। अगर NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से कितने प्रोटॉन मूव करेंगे, 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन मूव करेंगे तो एक NADH2 से अपने पास कितनी एटीपी मिल जाएंगी, 3 एटीपी। और अगर FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो अपने पास कितने प्रोटॉन मूव करेंगे, 4 प्रोटॉन मूव करेंगे इधर से। तो उस कंडीशन में अपने पास कितनी एटीपी आ जाएंगी, 2 एटीपी। ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। तो ये जो थ्योरी है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, केमियोस्मोटिक थ्योरी को, कि किस तरीके से केमिकल ग्रेडियंट और ये जो पीएच ग्रेडियंट है उनका रोल रहता है एटीपी के सिंथेसिस में। एक बात और छोटी सी ऐड करूं, देखो इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया है, साइटोक्रोम A1A3C के जस्ट सामने बनाया है। जबकि आपको ये याद रखना है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या रहेगा, नीचे की ओर। ये डायरेक्शन बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ बोर्ड के अंदर स्पेस नहीं रहा इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर बना दिया है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपने पास जो है एम्फीबोलिक पाथवे। उसको में एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब क्या होता है, देखो हमने ये देखा ग्लाइकोलाइसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, कि ग्लूकोज का अपन को ऑक्सीडेशन करवाना है और इस प्रोसेस के अंदर ये सारी कैटाबोलिक प्रोसेस हो रही है। किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटाबोलिक, एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब ब्रेकडाउन, एनाबोलिक का मतलब सिंथेसिस। तो ये बोलेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सिर्फ कैटाबोलिज्म को रिप्रेजेंट करता है,
जबकि वास्तविक रूप से जो रेस्पिरेशन है वो एक एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब उसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होता है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं बीच में, और वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं किसी दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में। इसके साथ ही साथ एनाबोलिज्म में भी प्रक्रिया हो रही है, और एनाबोलिक प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिक। इसका मतलब केटाबोलिक प्रोसेस भी साथ में हो रही है और एनाबोलिक भी। केटाबोलिक कहाँ हुई, देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने देखा था अपने पास बना 3PgAl और पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड फिर बनाएगा एसीटोल कोएंजाइम। एसीटोल कोएंजाइम कौन सा पाथवे चलाएगा, क्रेब्स साइकिल। अब अगर हम फैट के रूप में देखें कि अपने पास सबस्ट्रेट अगर फैट हो तो वो दो पार्ट में टूटा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, DHAP में, और DHAP से इस पाथवे को वापस से फॉलो कर लेगा। अगर फैटी एसिड जाएगा तो फैटी एसिड कन्वर्ट किसके अंदर होगा, एसीटोल कोएंजाइम में, वापस इस पाथवे के अंदर चला गया। अपने पास अगर प्रोटीन सबस्ट्रेट के रूप में रहे तो प्रोटीन सिंपल फॉर्म अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और अमाइनो एसिड वापस से कन्वर्ट किस में हो सकता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से ही वापस से ये प्रोसेस एसीटोल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल चल गए। तो इस तरीके से अपने पास सबस्ट्रेट कुछ भी हो, अपना अल्टीमेट जो टारगेट है एसीटोल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल की ओर आना है। अब इस प्रोसेस के अंदर अपने पास एसीटोल कोएंजाइम बना, लेकिन हम ये देखते हैं कि एसीटोल कोएंजाइम कैरोटीनॉइड्स, टर्पीन्स और जिब्रेलिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एसीटोल कोएंजाइम किसके सिंथेसिस में काम मिलेगा, जिब्रेलिन के। तो इसका ये सिंथेसिस भी करवा रहा है। साथ ही साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इससे क्या बनता है, एल्केलॉइड्स और पायरामिडिन्स। एल्केलॉइड्स और पायरामिडिन्स बनती है, ठीक है। और उसके बाद में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो किसके सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, अमाइनो एसिड के। सक्सिनोल कोएंजाइम, सक्सिनोल कोएंजाइम से मिलता है अपने पास क्लोरोफिल और साइटोक्रोम। तो इसके अंदर क्लोरोफिल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर हम देख पा रहे हैं कि अपने पास एनाबोलिज्म हो रहा है। यहाँ इतनी प्रोसेस के अंदर अपने देखा कि केटाबोलिज्म हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस रेस्पिरेशन का ही एक तरीके से पार्ट हो सकती हैं, इसलिए अपन इस पाथवे को, रेस्पिरेशन के पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, और वो है रेस्पिरेटरी कोसेंट या श्वसन गुणांक। देखो रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है, जब रेस्पिरेशन करते हैं उस समय कितनी CO2 रिलीज होती है और कितनी ऑक्सीजन काम में ली जाती है, उसका जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट के रूप में हम बात करें अलग अलग सबस्ट्रेट की, तो अपने पास अगर कार्बोहाइड्रेट रहता है तो रेस्पिरेटरी कोसेंट की वैल्यू आती है 1, क्योंकि हमने देखा था CO2 6 और काम रिलीज हो रही थी और 6 ऑक्सीजन काम में आ रही थी। फैट जब है उसका जो रेस्पिरेटरी कोसेंट है वो क्या होता है, 0.7। उस कंडीशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा काम में आएगी। उस कंडीशन में अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.7। तो 7 आ रहा है, देखो 7 का ये जो पोर्शन है इस तरीके से इसको लिखते हैं, इस पोर्शन को इधर घुमाते ये क्या हो रहा है, F। तो आप इससे याद रख लेना, फैट्स का हो गया 0.7। उसके बाद में प्रोटीन का आता है 0.9। तो याद रख लेना, पौना जो होता है ना, पौंड जिसको बोलते हैं अपन, तो ये पौना 9 से हो गया 9, 0.9 हो गया। ऑर्गेनिक एसिड में अपने पास क्या है, मैलिक एसिड का है अपने पास 1.33, ऑक्जेलिक एसिड का अपने पास 4। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब ऑर्गेनिक एसिड अपन काम में लेते हैं तो ऑक्सीजन उसके अंदर क्या होगा, कम रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगी तो अपने पास जो RQ की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप देखते हो कि CO2 तो प्रोड्यूस होती है लेकिन ऑक्सीजन काम में नहीं आती है, तो ऑक्सीजन 0 है यहाँ पर, तो 2 को जब 0 से डिवाइड किया अपने पास वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, अनंत। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अपने पास RQ की वैल्यू क्या रहेगी, अनंत। क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म में जो सुकुलेंट प्लांट होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं दिन में बंद रहते हैं, उस कंडीशन के अंदर उनके अंदर क्या होता है, CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीजन काम में ली जाती है। तो हम 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, 0। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हर बार, और मोस्टली पूछते हैं प्रोटीन के बारे में। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी कोसेंट। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं कि अपने पास ग्लाइकोलाइसिस या इनके अलावा कौन सा और पाथवे हो सकते हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक को, और वो है अपने पास
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे HMP शंट। देखो सिंपल सा ये पाथवे है। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अलावा एक पाथवे और पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों बोला, क्योंकि अपने इसके अंदर अपने पास ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद में 5 कार्बन की एक शुगर बनती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। HMP शंट क्यों बोला इसको, इसलिए बोला क्योंकि इसका मतलब होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। मतलब जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है जिसको अपन ग्लूकोज बोलते हैं, उसकी जगह भी अपन इस पाथवे को काम में ले सकते हैं और इसको बोलते हैं अपन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके बारे में डिस्कवरी की बारबर्ग और डिकिंस ने 1938 में एनिमल टिश्यूज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में और क्लोरोप्लास्ट में। बट ये किसकी उपस्थिति में रहेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये ऑक्सीजन का रोल है इसमें। उसके बाद में इसके अंदर इंटरमीडिएट 5 कार्बन की फॉर्म बनती है जिसको अपन बोलते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट। कहाँ पाया जाएगा ये, लिवर, एडिपोज टिश्यू, जर्मिनेटिंग टिश्यू और ओवरी के अंदर। एक ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन के बाद में 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी और 12 NADPH2। इसको जब ये साइकिल देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोज वही ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस से शुरू की, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में 6 ATP को काम में लेके। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर अपने पास कितना प्रोडक्शन होगा, 6 NADPH2 का प्रोडक्शन होगा। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड वापस से 6 NADPH2 के प्रोडक्शन को करके राइबोलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट DNA, RNA और ATP के सिंथेसिस में आगे भाग लेगा। यहाँ एंजाइम काम कौन सा आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर अपने पास 6 NADPH2 बन गई और 6 NADPH2 यहाँ पर बन गई, तो टोटल अपने पास 12 NADPH2 मिल गई। एक NADH2 से अपने पास ऑक्सीडेशन से 3 ATP मिलते हैं, तो टोटल अपने पास 36 ATP का प्रोडक्शन हुआ। और साथ ही साथ CO2 कितनी बनी, अपने पास 6 CO2 बनी। तो ये वाली प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है किसको, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।